हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रैप। सो आज हम अपनी जो सीरीज है आसान है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी, कवर अप की थी। अब नेक्स्ट उसका पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, जिसमें और हमारी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स है जो रह गई थी, आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज। चैप्टर आपका सेकंड है फॉर क्लास 11th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन चेक। ओके, सो नेक्स्ट टर्म, जो और अकाउंटिंग हमारी टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपको इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, उन्हें आप सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको उनका मीनिंग नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी अकाउंटिंग टर्म्स कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, बहुत सारी टर्म्स तो बहुत सारी है, बट आपको अगर मैं सारी टर्म्स एक साथ करा दूंगी ना तो आपको एक प्रेशर लगेगा कि इतनी सारी टर्म्स, पहले तो हम इन टर्म्स को लर्न कर लेंगे ये होती है, उसके बाद कहीं जाकर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो डोंट टेक टू मच टेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी की सारी टर्म्स बैठ के लर्न करनी है या उन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक बार उनको ब्रीफ में देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए एक दो बार, दैट्स इट। उसके बाद जब हम एक्चुअली न्यूमेरिकल पार्ट इनका स्टार्ट करते हैं ना, तो ये वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली ही हमारे माइंड में आती है। आपको इनको बैठकर रटने की या लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते जाओगे, मे बी इनिशियली फर्स्ट और सेकंड टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप होती चली जाएंगी। सारी टर्म्स एक के साथ दूसरी कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इतना टेंशन ना लीजिए, बस आप जो बेसिक जो थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करें। सारी टर्म्स तो हम ले ही नहीं रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सिर्फ वही चीजें लेंगे जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारी चीजें, बट अभी वो करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट रिलैक्स। अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ उन्हें देख लीजिए। बहुत लिमिटेड सी टर्म्स अभी मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एंट्री। देखिए, एंट्री को मैं सिंपल एक आसान भाषा में समझाऊं तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई बार हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी ये बोल देते हैं, अरे आपने एंट्री कर दी क्या? वो बंदा हमसे उधार माल लेके गया था, आपने उसकी एंट्री कर दी क्या? सिंपली एंट्री का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। इस प्रोसेस को जो रिकॉर्ड करना, उसको हम एंट्री का ही नाम देते हैं। आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की लैंग्वेज में भी इस टर्म का, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एंट्री। एंट्री कर दी क्या आपने? अरे अकाउंट में जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हो तो भी हम लेके ही चलते हैं कि अरे कितने की एंट्री आई, कितने का आपने डिपॉजिट कराया। एंट्री का हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो ये वही वाली एंट्री है जो हम अपनी डेली लाइफ में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज योर एंट्री। ठीक है, और वही एंट्री हमारी अकाउंटिंग जो टर्म है वही सेम है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक भी बोल सकते हो आप या इन्वेंट्री भी कह सकते हो, गुड्स भी कह सकते हो। इसको हिंदी में और आसान भाषा में हम कह सकते हैं सामान, या फिर हम गुड्स, कितना माल पड़ा है हमारे पास, कितना सामान है हमारे पास, कितना स्टॉक है हमारे पास चीजों का, या फिर इन्वेंट्री कितना है। ये सभी उसके नेम्स हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास, कितना सामान हमारे पास है। सो दिस इज, उसे हम स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कह सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो दिस इज गुड्स विच आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। वो सामान, वो माल जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर बचता है, उसे हम कहते हैं कि देखिए, वैसे तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर स्टॉक की हम बात करें तो उसके दो टाइप्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ओपनिंग मतलब कि जो ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास था, क्लोजिंग मतलब जो ईयर के एंड में हमारे पास बचा हुआ माल है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जब ईयर शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तब हमारे पास कितना माल था। क्लोजिंग स्टॉक जब ईयर खत्म हो गया तब हमारे पास कितना माल बचा है। ठीक है, सो दिस वाज स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर बैड डेट्स। देखिए, बैड डेट्स यानी कि बुरे, हमारे जो ऋणदाता हैं, जो बुरे वही होते हैं जो हमसे उधार लेते हैं और हमें वापस नहीं देते। सो दोज आर बैड डेट्स एक्चुअली। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, सो दिस इज इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, कि जिन्होंने हमसे उधार माल लिया था लेकिन उसको वापस नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, बैड है। बुरे क्या है, ऋणदाता है। ठीक है, सो दीज आर बैड डेट्स। बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा आपके न्यूमेरिकल पार्ट में यूज होगी। सो बैड डेट्स इज कि जो अमाउंट हमें वापस नहीं मिलना, दीज आर बैड डेट्स। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट उस बंदे को हम कहते हैं, देखिए बैड डेट्स तो किसी भी टाइप का अमाउंट हो सकता है, बट इंसॉल्वेंट हम बेसिकली किसी पर्सन से रिलेटेड या फिर किसी एंटरप्राइज से रिलेटेड टर्म यूज करते हैं कि जो बंदा हमें हमारा उधार जो उसने हमसे लिया था उसे वापस करने की पोजीशन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी ऐसा जो भी होता है उसको सेल करके जितना अमाउंट मिलता है उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि वो बंदा इंसॉल्वेंट अगर आप किसी को कह रहे हैं या किसी कंपनी को या किसी पर्सन को कह रहे हैं, दैट मीन्स कि वो बंदा आपके उधार, आपका जो उसने ऋण लिया था उसे वापस देने की क्षमता उसमें नहीं है। तो उस पर्सन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं कोई बंदा है, पर्टिकुलर बंदा है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया उसको, यानी कि डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स कि वो अब डेट्स वापस देने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अ पर्सन और एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट इन पोजीशन टू पे डेट्स, उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम हमारा जो भी बिजनेस है, चाहे गुड्स हम सेल कर रहे हैं या फिर कोई भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सेल करके जो हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। याद रखिएगा, रेवेन्यू इज नॉट योर प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, बट यस वी कैन यूज इट फॉर प्रॉफिट, बट रेवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड अ शॉर्ट जिसमें हमने रेवेन्यू, प्रॉफिट, टर्नओवर, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू वांट a complete detail within 60 seconds, or you can see in a short, so you can watch that particular shorts. I will upload, I will जो लिंक है उसका शॉर्ट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो यू कैन चेक दैट लिंक एंड यू कैन वॉच फ्रॉम दैट। सो रेवेन्यू बेसिकली अगर आप उसको डेफिनेशन देखें तो दिस इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टर्नओवर। अब देखिए बेसिकली टर्नओवर, रेवेन्यू, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं बिकॉज की दोनों टर्म्स है ना जो थोड़ी सिमिलर सी साउंड करती हैं। सो टर्नओवर इज टोटल सेल्स मेड इन पर्टिकुलर पीरियड। देखिए इसमें जो टर्नओवर आपके टर्म है उसमें हम टोटल सेल इन अ पर्टिकुलर पीरियड, याद रखिएगा इस चीज को। इसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ फाइनेंशियल पीरियड की बात करते हैं जो कि हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 मार्च टू 30 फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो दिस इज योर फाइनेंशियल पीरियड। ध्यान रखिए इस चीज को, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। जो भी हम अकाउंट्स में जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे, जो भी करेंगे ना, वो सब हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेकर ही चलेंगे। दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। और जब हम टोटल सेल्स की बात करें, देखिए सेल वैसे हमारी हम हर महीने भी काउंट करके चलते हैं कि इतना सेल हुआ, इतना हमें अमाउंट रिसीव हुआ, बट इफ वी टॉक अबाउट टोटल सेल, अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो पूरे साल की पूरी सेल को उसमें कैलकुलेट करके चलते हैं। तो टर्नओवर में एक हम टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड और फाइनेंशियल ईयर यू कैन से, उसके बारे में बात की जाती है, दैट इज योर टर्नओवर। जैसे हम कहते हैं ना किसी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कि पूरे साल में उसने कितनी सेल की, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल डजंट मीन प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कोई कह रहा है कि 100 करोड़ की सेल की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, टर्नओवर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट देना या किसी चीज में, किसी के अमाउंट में रिडक्शन करना, कमी करना, जो कि सेलर करता है किसी भी रीजन से, ठीक है। डेफिनेशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय सेलर। सेलर ही अलाउ करता है किसी भी चीज के अमाउंट में, उसकी वैल्यू में थोड़ी कमी करना, कितनी भी परसेंटेज हो सकती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। सो दैट इज योर रिबेट, ठीक है। या फिर आप इसे छूट, डिस्काउंट भी एक तरीके से हम इसमें यूज करते हैं। डिस्काउंट थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, बट बेसिकली रिबेट इज यूज फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज योर जीएसटी। जीएसटी के फुल फॉर्म है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए पहले जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले बहुत सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते थे ना तो हमें पता नहीं होता था, हम वैट पे करते थे, सर्विस टैक्स पे करते थे, और भी कई डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे। अब वो सारे के सारे टैक्स रिमूव कर दिए, सिर्फ एक टैक्स बचा है। हर चीज पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि कोई पर्टिकुलर चीज है उस पर कितना टैक्स लगेगा, दैट इज योर जीएसटी। अलग अलग कोई टैक्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको एक बार टैक्स देना, दैट इज जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड है, जितने भी टैक्स है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सब कुछ हैव बीन मर्ज्ड इन अ सिंगल टैक्स सिस्टम। अब एक सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सो दिस इज योर
जीएसटी, नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट आप समझते हैं, सब जानते होंगे, सबको चाहिए भी हर चीज को लेकर डिस्काउंट। सो डिस्काउंट मीन्स किसी भी चीज में छूट देना, उसका अमाउंट, उसका प्राइस कम करना। ये भी दो तरीके का हो सकता है आपका। फर्स्ट इज योर ट्रेड एंड अनदर वन इज योर कैश डिस्काउंट। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली क्या होते हैं, पर्सन चाहते हैं कि उन्हें उधार माल मिल जाए और पैसे इमीडिएटली पेमेंट ना करनी पड़े। अब देखिए होता क्या है कि सपोज कोई कंपनी है, उसने ट्रेड डिस्काउंट डिक्लेयर कर रखा है 20%। वो कह रहा है कि अगर आपको माल खरीदना है हमसे तो हम 100 रुपए का आइटम आपको 80 रुपीज में दे देंगे। ठीक है, 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि है तो एमआरपी तो 100 रुपीज है, बट हम आपको दे रहे हैं 80 रुपीज में, बिकॉज 20% इज योर ट्रेड डिस्काउंट। बट अगर आप कैश पेमेंट करोगे, यानी कि अभी पैसे दे देते हो, ये नहीं कि आपने माल ले लिया और 1 महीने बाद आप जाके पेमेंट कर रहे हो, तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, 80 रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर आप कैश पेमेंट करते हो, यानी कि अभी आप लेते हो, तो 20% तो है ही है, उसके अलावा आपको 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कैश में कर रहे हो, यानी कि आप अभी पे कर रहे हो कैश में। मतलब ये नहीं है कि आप अभी ऑनलाइन पेमेंट करें या कैसे भी करें, दैट मीन्स इमीडिएट पेमेंट की बात की जाती है यहाँ पे। अगर आप अभी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। सो दिस इज योर कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो कि इमीडिएट पेमेंट करने की वजह से मिलता है, और ट्रेड जो कि सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इन्वेंट्री। इसको मैंने अभी बताया कि स्टॉक या फिर कैसे भी कह सकते हैं। बट इन्वेंट्री में थोड़े से टाइप्स होते हैं कि देखिए कोई भी कंपनी है अपना बिजनेस कर रही है, तो कुछ माल उसके पास ऐसा होगा जो बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सेल, ठीक है, फटाफट उसको बिल्कुल तैयार है उसे बेचने के लिए। कुछ ऐसा होगा कच्चा माल। सपोज मेरा काम है, मैं नोटबुक्स बनाती हूँ, तो मुझे कुछ पेपर चाहिए, या फिर मैं पेड़ों की लकड़ियां काट के प्रोसेस जो भी होता है उससे उसके बाद जाके पेपर बनाऊंगी, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, लकड़ी, ठीक है तो बट स्टॉक ही ना, बट वो रेडी तो नहीं है, लकड़ियां जाके तो नहीं बेचूंगी ना मार्केट में। एट द एंड मेरा काम तो पेपर सेल करने का है, बुक सेल करने का है, बट रॉ मटेरियल विल बी, आपकी जो लकड़ियां हैं वो आपका रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया जो कच्चा माल होता है, यानी कि अभी तैयार नहीं हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, कि जो माल मैं तैयार करने के लिए लकड़ियों को काट के मशीन में डाल के प्रोसेस से पेपर बना रही हूँ, अभी पेपर बने हैं मेरे, एट द एंड मुझे बनानी तो बुक है ना। अब पेपर हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, की मेरा जो माल है वो भी प्रोग्रेस में, अभी बनने की तैयारी में, अभी पूरा नहीं हुआ। रो मटेरियल तो बिल्कुल ही रो था, अभी बस लिया मैंने, रो है, अभी मैं प्रोसेस शुरू करूंगी। फिनिश गुड, यानी कि पेपर सब कुछ बनकर, बुक्स बनकर रेडी हो गई है, ठीक है, सेल करने के लिए। नेक्स्ट आती है स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि बुक्स में बना रही हूँ, पेपर तो मैंने चलो पूरा प्रोसेस फॉलो करके बना लिया, बट उसका जो कवर है, ठीक है, बुक का जो कवर है वो हो सकता है कि मैं रेडीमेड ही लूँ, मार्केट से बने बनाए कवर लूँ। मैं उसको कुछ बना नहीं रही, उसका कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही, मैंने मार्केट गई, मैंने बुक से कवर उठाए और फटाफट अपनी बुक्स में लगा के, जो मेरे पेपर थे बंडल था उनको बना के उसमें लगा के और उनको सेल कर दिया। तो ऐसा स्टॉक जो मैंने बाजार से रेडीमेड लिया और उसको अपने प्रोडक्ट में एड ऑन करके फिर मैं सेल कर रही हूँ, सो दैट इज योर स्टॉक इन ट्रेड। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ये सारे इन्वेंट्री के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो बहुत ज्यादा यूज होंगी आगे न्यूमेरिकल्स में। इफ यू हैव एनी टॉपिक जिसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है, वैसे तो हम सीक्वेंस वाइज चल ही रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर ही रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कमेंट बिलो, डेफिनेटली वी विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इसके अलावा हम कंटिन्यूस सीरीज को कर ही रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को ले रहे हैं जो इजी है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।